तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ये है आज हम लोग अपना आज 3rd ऑफ फ़ैब है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। टाइम हुआ है 1:04। मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। 3rd फ़ैब है। आज हम डील करेंगे वो सारे के सारी न्यूज़ जो कि आपके न्यूज़पेपर में है। हम उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है? और जिस तरह मैंने कहा था मैं आपको सारी चीजें कोशिश करूंगा जितना हो सके कहानियों जैसे सुनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप याद रख सके। बाकी जो फैक्चुअल डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं और इन सब की पीडीएफ आपको जल्दी ही मैं अवेल कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और बस याद रखिएगा कि फ्यूचर प्लस एकेडमी हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है। चलिए, पहला क्वेश्चन पहले आपके सामने। तो हमेशा की तरह जिस तरह आप बोलते हैं कि सर हमेशा शुरुआत तो जिस तरह के सब कोचिंग वाले करते हैं, खैर मैं सबको फॉलो नहीं कर रहा हूँ बट फिर भी मैं बोलूंगा कि जिंदगी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा एक दोस्त है विक्रम। मैं जितनी बार जब मैं डीमोटिवेट खुद को जब डाउन फील करता हूँ ना, तो मैं उसे कॉल करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है। तुम लोगों के लिए शायद हो सकता है कि मैं आपका मोटिवेशन रहूं, पर बस याद रखनी है कि जिंदगी में बस मोटिवेशन का एक जरिया, एक सोर्स हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सोर्स है ये लिखा है कि हालांकि बस याद रखिएगा कि किसी के लिए प्यार प्यार भरी दर्द भरी शायरी नहीं है। इसका अपने आप एक मकसद है कि बेचैन रातें भारी भारी दिल, जागी आंखें, हर पल में पागलपन। बस यही है कि बस आपको सोना नहीं है, आपको जागना है। बस याद रहे कि सपने वही हैं जो कि आप खुली आंखों से देखें या जिनको पूरा करने के लिए आप मेहनत करें। और एक पागलपन, एक जुनून जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी करना है, एक पागलपन, एक जुनून हमेशा जरूरी है। बस अपने आप में वो पागलपन बनाए रखिए, वो जुनून बनाए रखिए। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर छूए। ठीक है, बाकी फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आपके सामने फर्स्ट न्यूज ऑन योर स्क्रीन। इसमें यह है कि HC डिक्लाइन द अनवेड वुमेन्स टू प्ली अबाउट द 28 वीक ऑफ द फीटस। देखिए दोस्त, ये याद रखते हैं फीटस का मतलब यहाँ पे रहता है भ्रूण। जब तक कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले जब वो माँ के गर्भ में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। इसके अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे कि आपका प्राइमरी ट्राइमेस्टर हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया और थर्ड ट्राइमेस्टर में रहता है। ठीक है, अलग अलग 3 वो होता है। याद रखिएगा, जो टोटल जो गर्भाशय काल रहता है वो 280 दिन का रहता है, आपको ध्यान रखना है। या आप इसे 40 वीक बोल सकते हैं। एक नवजात शिशु का जो वजन रहेगा, याद रखिएगा, ये 2500 ग्राम है। ये नॉर्मल वजन में आता है। इससे नीचे है तो वो लो बर्थ वेट है, ऊपर है तो उसका बर्थ वेट ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रेगनेंसी के मंथ कितने होते हैं, तो उसका राइट आंसर है 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, आपका 9 मंथ है और 7 डेज है। याद रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत जरा आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने एक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट। देखिए, अ, परिवार नियोजन हमारे देश में शुरू हुआ 1971 से। प्रॉपर सॉरी 1952 से हमारे यहाँ पे परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, सब चीजों की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं पे ये था कि अब धीरे धीरे लोग समझने लगे, पर और परिवार नियोजन के नए नए साधन जैसे कि कॉन्डोम्स इन सब का यूज करना शुरू किया। पर कहीं ना कहीं पे जो मेजर इशू जो था वो ये था कि जो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, कैसे मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको काफी बार जैसे कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है या अनवांटेड चाइल्ड है जो एक्सीडेंटल इससे आ गया, या फिर किसी प्रकार का जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर उसके फेलियर होने से आ गया। देखिए याद रखिएगा, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव 100% सेफ नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में अबॉर्शन के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं गर्भपात के लिए। देख, तो गर्भपात के लिए जब गर्भपात होता है तो देखिए बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलेगा और उससे स्त्री के शरीर में, उस महिला के शरीर में रक्त की कमी होने के पूरे पूरे चांसेस। दूसरा, ये इसमें ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए और वुमेन की हेल्थ मेंटेन रहे, हम लोगों ने एक्ट बनाया
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। याद रखिएगा, ये एक्ट इंडिया में 1971 में आया था। जम्मू एंड कश्मीर में हमने इस एक्ट को 1975 में ये लागू हुआ था, याद रखना है। और इसको अभी 2021 में दोबारा रिवाइज किया गया है, या इसे थोड़ा इसमें बदलाव किया गया है। हम जानेंगे कितना क्या होता है। देखिए, तो इसके हम सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे। यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, इसने एक 28 वीक का एक उसके पास प्ली आई थी, इसमें 28 वीक के एक फीटस को अबॉर्ट करने की बात कही थी, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। याद रखिएगा, ये 1971 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1975 में ये जम्मू एंड कश्मीर में आया, और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि सेफर अबॉर्शन, जितने भी गर्भाधान जो गर्भपात हैं वो सेफर रहें, उससे महिला की डेथ ना हो। पहले महिला की गर्भपात के समय, अबॉर्शन के समय महिला की डेथ हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारा ब्लीड होता है और बहुत सारा मतलब उसमें इन्फेक्शन चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं पे हमारा ये एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें 2021 में नए कुछ बहुत सारे नए अमेंडमेंट आए, जिसमें कि क्या किया गया था, इसमें दो तीन कैटेगरीज बनाई गई। जैसे कि मान लो, अगर किसी का, इसमें एक कैटेगरी बनाई गई 20 वीक, एक कैटेगरी अप टू 20 वीक, अप टू 20 वीक। अगर किसी भी स्थिति में मान लो मैरिड वुमेन 20 वीक तक अगर उसका बेबी है वो हेल्दी नहीं है, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, उस कंडीशन में वो अपना गर्भपात करवा सकती है 20 वीक तक। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए इसे वन मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल प्रैक्टिस मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर, याद रखना है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां उसको टर्मिनेट करवा सकती है। उसके बाद में इन्होंने अपर एज लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाया और कहा कि 20 वीक तक के गर्भ से ज्यादा, इन्होंने किया कि 20 वीक से लेकर अगर 24 वीक तक किसी की प्रेगनेंसी है तो उसको भी अलाउ किया है। लेकिन जब बच्चा किसी रेप या किसी रेप विक्टिम हो, या फिर बच्चे में ऐसी डिफॉर्मिटी हो जिससे कि बच्चा सरवाइव कर ही नहीं सकता, या उसे मदर की जान को खतरा है, उन दोनों कंडीशन में 20 से 24 वीक तक महिला अपना गर्भपात करवा सकती है। पर इसमें दो मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा, या आप कह लो कि इसमें दो गवर्नमेंट के डॉक्टर लगेंगे। और आखिरी जो कैटेगरी है वो है 24 वीक या उससे ज्यादा, 24 से ज्यादा। इस केस में गवर्नमेंट ने आपको, उसमें इस केस में आपको किसी भी कंडीशन में रिट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। कहाँ? हाई, उस स्टेट के हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट अपना जवाब देगा, और इसके लिए एक पूरा मेडिकल बोर्ड बैठेगा। मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर्स की टीम आप बोल सकते हैं, वो डिसाइड करेगी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जानी चाहिए या उसे टर्मिनेट किया जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप किसके बारे में है। चलिए हम कुछ और चीजें इसमें डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो सर्विसेज के बारे में ये हो गया। अगला आपके इसमें है कि अमेंडमेंट जो आया था फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से 20 वीक में, आपको बता चुका हूं मैं। और गेस्टेशनल 20 से 24 वीक रहेगा, उस कंडीशन में रिट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और क्लोज इन्होंने ऐड किया, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज का मतलब क्या रहेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, इसको हम लोग बोलेंगे गोपनीयता। गोपनीयता, इसका मतलब ये है कि जिस मेडिकल प्रैक्टिस ने, जिस हॉस्पिटल में आपने मतलब किसी भी पर्सन ने अपनी अपना गर्भपात करवाया है या अबॉर्शन करा है, वो उसकी आइडेंटिटी को, उसकी जो पहचान है उसको पब्लिक नहीं कर सकता। उसकी पहचान को वो कहीं पे
पब्लिक नहीं कर सकता, उसको किसी को बता नहीं सकता। इसके लिए इन्होंने इसमें दंड का प्रावधान भी बनाया है, पनिशमेंट का प्रावधान कहीं ना कहीं बनाया है। एक और चीज, 1971 में जो नियम आया था, ये सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए था। इसमें सिर्फ मैरिड वुमेन को ही शामिल किया गया था। लेकिन जो 2021 का अमेंडमेंट आया, ये अनमैरिड वुमेन पे भी लागू होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अनमैरिड वुमेन भी इसमें कवर होती है। वो भी सेम, मतलब अपना गर्भपात करवा सकती है। और इसमें भी कॉन्फिडेंटिव क्लोज है कि उनकी आइडेंटिटी रिवेल नहीं की जा सकती है। याद रखना, 24 वीक के बाद किसी भी केस में मेडिकल बोर्ड बैठेगा और हाई कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए बढ़ते हैं अगली इसके और। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हो गया कॉन्फिडेंटिव क्लोज, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज है, क्या क्या चीजें करी गई है मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें अनमेरिड वुमेन्स को भी कवर किया गया है, इसमें मैरिड वुमेन को कवर नहीं किया गया था। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 12 वीक तक कर सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसी भी केस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेंगे अगर 20 वीक तक करना है तो। और इसमें पेनाल्टी है 1000 रुपए की, पहले पेनाल्टी थी, अभी 1 साल की पनिशमेंट और पेनाल्टी दोनों है। अगर वुमेन का जो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है, उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक कर देते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज आपके यहाँ पे है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में एक न्यूज आया था। अब आजकल आपने देखा होगा सब जगह पर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है, सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम इस आर्टिकल में, यहाँ पे जो आर्टिकल है, यहाँ पे क्या है कि जो न्यू इंडस्ट्रीज को वेलकम किया गया है और सेंटर ने बहुत सारी नई स्कीम चलाई है। तो हम सेंटर की एक दो स्कीम डील करेंगे, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, हम वो सारी बातें इसमें डील करेंगे। चलिए फिर बात करते, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडवांटेज एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हम जनरली जो पेट्रोल गाड़ी यूज करते हैं या डीजल गाड़ी यूज करते हैं, तो उसमें फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल जब उसमें तेल जलता है, फ्यूल बर्न होता है, उससे वो धुआं छोड़ती है, धुआं छोड़ती है, उससे पोल्यूशन होता है। पहला एनवायरमेंटल इश्यूज ये है। दूसरा, हमें वो सारा का सारा तेल अरब देशों से निर्यात करना पड़ता है, ठीक है। हमें हमें आयात करना पड़ता है या हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हम उसे मंगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं भी डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है, और जिससे कि हमारा जो जो हमारा इकोनॉमी है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक जो हम लोग ये जनरली यूज कर रहे हैं, ये जो बाइक्स यूज कर रहे हैं, शोर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में शोर भी नहीं होता, ये सारे से रीजन है। अगर हम जनरली बात करें इसमें क्या है, अगर हम ईवी व्हीकल्स यूज करते हैं, पहला इन्वायरमेंट बेनिफिट होगा, वहां पे कोई धुआं, कोई पोल्यूशन, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है इंजन, क्योंकि ये जीरो पोल्यूशन इसमें जनरली रहता है। दूसरा, एनर्जी क्लाइमेट चेंज को भी कवर करेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है वाहन का धुएं से, वो भी कंट्रोल रहेगा। एनर्जी डाइवर्सिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि हम अरब देशों पे तेल मंगाने के लिए इंपोर्ट वहां से करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जब हम लोग ईवी व्हीकल यूज करेंगे तो हमारे यहाँ जो डिपेंडेंस है अरब देशों पे, क्योंकि हम तेल वहां से मंगाते हैं, कहीं ना कहीं पे वो कम होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं पे है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग, देखिए याद रखिएगा पेट्रोल हर कंडीशन में महंगा आता है और ईवी व्हीकल उससे सस्ता चलता है। दूसरी बात, पेट्रोल के दाम कभी भी बढ़ाए जाते, कल को अगर अरब देश चाहें, जो अपने ओपेक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईश्वर ना करे कभी उनसे हमारे संबंध बिगड़ जाए, तो वो पेट्रोल के भाव कहीं भी पहुंचा सकती है, या हमें पेट्रोल देना या हमें जो तेल देना ही बंद कर दे। उस कंडीशन में हमें ये सेल्फ रिलायंट बनाएगी, या फिर हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगी किस चीज के लिए, कि हम ईवी, हमें उन पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं पे ईवी को यूज करने का ये एडवांटेज ये भी है। अगले इसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस की बात करें, देखिए हाई इनिशियल कॉस्ट, जो ईवी गाड़ियां हैं अभी बहुत महंगी आ रही है, उनको मैनेज करना मुश्किल है। ईवी गाड़ियों का बैटरी पार्ट्स और पार्ट्स बहुत कम मिलते हैं। दूसरा, लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन सिटी में 2 है 3, अगर हम अपने जोधपुर की ही बात करें तो मुश्किल से जोधपुर में 10 से 15 चार्जिंग स्टेशन होंगे, वो भी अधिकतर बिजी हैं या ऐसी चीजें होती हैं। तो ये हो गया। दूसरा, रेंज एंजाइटी। रेंज एंजाइटी क्या रहता है कि अभी हम बाइक में एक बार पेट्रोल डलाते हैं, तो आपकी बाइक के अकॉर्डिंग आप 300 किलोमीटर चलिए, 400 चलिए, और आगे में कहीं जाके आपने पेट्रोल डला लिया,
पर इसमें क्या रहता है कि रेंज इज फिक्स, जैसे कि 150 किलोमीटर ही चलेगी या 200 चलेगी, उसके बाद आप रुक को चार्ज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें लोगों के दिमाग में रहती है, मेंटेलिटी रहती है, उनको टेंशन रहती है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी चैलेंज है, इस वजह से भी लोग ईवी व्हीकल लेने से घबराते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है इसका, तो हमें ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक स्कीम थी फेम, ठीक है, फेम इंडिया एक स्कीम थी, इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। फेम का अगर हम फुल फॉर्म की हम बात करें तो वो रहेगा फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्शन जल्दी से जल्दी लाना, प्लस उनका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इस फेम स्कीम का ये था। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बसेस रहते हैं, उनके कॉर्नर में फेम लिखा रहता है। ये पूरी पूरी स्कीम दो फेज में लॉन्च हुई थी स्टूडेंट्स। फेज वन की बात करें 2015 में शुरू हुआ था, जिसमें कि 2015 में शुरू हुआ था, जिसमें 31 मार्च 2019 तक हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड जो हमने शुरू किया वो हमने अप्रैल 2019 से शुरू किया था और 2022 में कंप्लीट किया है। इसका बस वही है कि दो तीन चीजें थी आपको, जैसे कि मिड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और बैटरी व्हीकल्स बनाना। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब क्या रहेगा? हाइब्रिड का मतलब रहेगा एक व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चले, इलेक्ट्रिक भी हो, और पेट्रोल एज ए सेकेंडरी फ्यूल हम, या डीजल एज ए सेकेंडरी फ्यूल उसमें यूज हो, उसमें इंजन जो रहे वो दोनों चीजों से चले। मतलब बैटरी से भी चले, हालांकि प्राइमरी बैटरी से ही चलेगा, बट कभी ऐसी नौबत है सेकेंडरी उसे आप इससे भी पेट्रोल से भी चला सकते हैं, उसको हाइब्रिड व्हीकल हम जनरली कहेंगे। प्लस पब्लिक एंटर, याद रखिएगा इसके लिए जो अथॉरिटी है वो है आपकी हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, आपको याद रखना है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है। बाकी इसको जो टारगेट थे वो थे टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया, डिमांड क्रिएशन, प्लॉट पायलट प्रोजेक्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इसके कहीं ना कहीं पे इसके लक्ष्य थे। कम टू द नेक्स्ट, देखिए ये आपके सामने एक फोटो है, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। मैं आपको बताता हूँ कैसे चल देगा ये। यहाँ पे सामने में आप नोटिस करेंगे तो यार यहाँ पे मोटर रहेगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर रहेगी जो पहियों को घुमाने काम करेगी। यहाँ पे रोटर से कनेक्टेड रहेगी। पावर कंट्रोलर यहाँ पे रहेगा हम बोलते हैं स्टेबिलाईजर, जो कि करंट को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। डीसी टू एसी कन्वर्टर, कहीं ना कहीं पे कन्वर्टर रहेगा जो एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट को कन्वर्ट करेगा। थर्मल कूलिंग, बैटरीज को इसको इंजन को ठंडा करने, प्लस ये जो मोटर लगी ठंडा करने के थर्मल कूल सिस्टम यहाँ है इसका। चार्जिंग ट्रांसमिशन, चार्जिंग पोर्ट यहाँ रहेगा। ऑन बोर्ड चार्जर यहाँ पे रहेगा। एक्सिलरी बैटरी जो एक्स्ट्रा बैटरी है लाइट जलाने के लिए वो यहाँ पे होती है। और ट्रांजेक्शन बैटरी पैक जनरली यहाँ पे होता है, बैटरी सारी बैटरी चार्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट दी आपका जो व्हीकल है, एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है और ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगली न्यूज आपके सामने है उड़ान, ठीक है। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। अगर मेरी स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो हिंदी में तो क्षमा करें, मैंने कोशिश की है इसके पीछे। देखिए कोशिश कोशिश करने से ही तो होता है, बिना कोशिश के तो कैसे होगा। तो बस कोशिश कीजिए, हारना नहीं, बाकी हम आपके साथ हैं। तो उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या किया गया इस स्कीम में, दिस स्टार्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जनरली इसमें क्या रखा गया है कि हर इंसान को एसेसिबिलिटी आए, और जो रिमोट एरिया है, बाहर रिमोट एरिया मतलब दूर दराज के जो एरियाज है वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, वहां पर भी प्रॉपर कहीं ना कहीं पे फ्लाइट सेवाएं शुरू हो और वो आम आदमी के बजट में हो, आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके, आम आदमी उसको वो कर सके। कहीं ना कहीं पे आम आदमी के जेब पे उसका भार नहीं पड़ना चाहिए, ये इसका मेन टारगेट था। चलिए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज उड़ान? उड़ान इज अ उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ये कहीं ना कहीं पे स्कीम ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। आपको याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया था 2016 में, इसको लॉन्च किया था और इनिशियली इसको 10 सालों के लिए कहीं ना कहीं पे चलाया था। याद रखना आपकी मिनिस्ट्री जो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रहेगी, 2016 में लॉन्च किया था 10 साल के लिए, आपको याद रखना। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव था, मैंने आपको बताया एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना इसका था, जो रिमोट एरियाज में भी आप फ्लाइट सर्विसेज हो और उनको लोग प्रॉपर यूज भी करें, ये इसका कहीं ना कहीं पे मेन उद्देश्य इसका था, ठीक है।
इसके अलावा ट्रेड, उन एरियाज में ट्रेड कॉमर्स बढ़ाना, ठीक है, टूरिज्म एक्सपेंशन, सारी चीजें इंक्रीज करना उसका था। प्लस जब आपके रिमोट एरियाज कवर होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, ठीक है, एविएशन सेक्टर्स में अगर हम बात करें, हमें पायलट लगेंगे, ग्राउंड स्टाफ लगेगा, ठीक है, हमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, हमें एयर होस्टेस लगेगी, उनका खाना, ठीक है, वो लोग रुकेंगे तो उनके लिए होटल्स लगेंगे, सब कुछ, इन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं पे, ये इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। बाकी हम बात करें, दिस इज उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, याद रखना है इस स्कीम, ये ऐसी विश्व की इस पहली टाइप की ऐसी स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2017 में फर्स्ट फ्लाइट इन्होंने लॉन्च कर ली थी, 2016 में चला था। और इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैप लगाया कि कोई भी फ्लाइट 2500 रुपए पर आवर्स से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि जो आपका बेस फेयर है, ये 2500 रुपए होगा 1 घंटे की जर्नी के लिए। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से, मैं जोधपुर में हूँ अभी, मुझे जोधपुर से मान लो भोपाल जाना है, यहाँ से भोपाल तक की जर्नी के लिए 58 मिनट लगता है, तो मुझे 2500 प्लस टैक्सेस ही वो फ्लाइट चार्ज कर सकती, उससे ज्यादा मुझे चार्ज नहीं कर सकती। तो इसमें कहीं ना कहीं पे रेट का कैप लगाया गया, और ये आम आदमी इसमें ट्रेवल कर सके ऐसा बनाया गया। ये स्कीम आज भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं लखपति दीदी के रूप में, ठीक है। जैसे लखपति दीदी, दीदी आप समझ ही गए होंगे, ये स्कीम फीमेल्स के लिए है। और लखपति दीदी, इसमें जो फीमेल्स है उनको न्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, प्लस उनको फंड प्रोवाइड करना, बहुत सारी ट्रेनिंग देना, इसका मेन उद्देश्य था। चलिए बात करते कैसे। लखपति दीदी स्कीम, लखपति दीदी गवर्नमेंट ने चलाया, इसमें 2 करोड़ लखपति दीदी का इन्होंने प्रावधान रखा है। वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल देना, और 1 लाख रुपए पर ओवर पर ईयर, ताकि वो अर्न कर सके 1 लाख रुपए से ज्यादा, ऐसा इन्होंने लक्ष्य रखा गया, इन्होंने एग्जैक्टली डिसाइड किया, ठीक है। जो मिशन था इसमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, गरीबी को हटाना, और इन इन ये जितने भी आपके सर्जित जितने भी रोजगार के साधन हैं उनको कहीं ना कहीं पे इम्प्रूव करना, इसका ये था, लक्ष्य था। दूसरा, फीचर्स की बात करें, इसमें अगर कोई भी वुमेन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको ड्रोन प्रोवाइड करना। मैंने आपको कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, ड्रोन क्या क्या करता है, सिंचाई में, स्प्रे करने में, ठीक है, सुपरविजन में और सर्वेलेंस में ड्रोन कहीं ना कहीं पे हेल्प करता है, मैंने आपको कल बताया था। बाकी हम बात करें तो SHG होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिंदी में बोलेंगे इसे स्वयं सहायता समूह, जिसमें कि गांव के लोकल जो फीमेल्स है वो सब मिलकर एक साथ काम करती है, कुटीर उद्योग चलाना, वो सब स्वयं सहायता संघ में मतलब इसमें समूह में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अराउंड ऐसा माना गया था जो रूरल वुमेन 1500 के आसपास, 15,000 मोर देन वुमेन्स को बिल्कुल ड्रोन को रिपेयर करना और उनको ऑपरेट करना कहीं ना कहीं पे सिखाया गया। इसके अलावा LED बल्ब बनाना, ठीक है, प्लम्बिंग करना, और इन सब की ट्रेनिंग उनको कहीं ना कहीं पे दी गई, ये उसका मेन लक्ष्य रहा। आगे की बात करें तो ये लखपत दीदी का ये पोस्टर था, स्किल ट्रेनिंग और प्रोग्राम देने की बात इसमें कहीं ना कहीं पे कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, सोलर पैनल के बारे में है, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। देखिए सोलर पैनल कहीं ना कहीं पे आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सूर्य भगवान वहां से रोशनी देते हैं, उससे सोलर पैनल चार्ज होता है, उससे बैटरी चार्ज होती है, और बैटरी चार्ज होने से घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको, उस इलेक्ट्रिसिटी को चाहे तो गवर्नमेंट को भी बेचा जा सकता है। सोलर पैनल के लिए हम अभी हमने रिसेंटली मोदी जी ने स्कीम भी लॉन्च करी है, ठीक है, सूर्योदय स्कीम, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। इसका भी एक ही लक्ष्य है कि देखिए जब बिजली जब बनती है तो उसके लिए हमें या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रहेगा, या न्यूक्लियर रहेगा, या कोयले से बनेगी। सभी कंडीशन में ऐसा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और ये सब है कि कल कोयला भी खत्म हो सकता है, न्यूक्लियर पावर भी खत्म हो जाए क्या पता। लेकिन ये जो आपका सूर्य है, जो आपकी सनलाइट है, ये ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो अभी तो कुछ कई करोड़ों सालों तक खत्म नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि सोलर पैनल रहता है उसमें, और उससे हम उसको क्या करते हैं लिथियम आयन बैटरी में उसको वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है,
और उसको हम लोग बैटरी में डाल लेते हैं और उससे हम लोग हमारा घर चलता है। और उसको हम चाहें तो हम लोग बाहर में जो आपकी गवर्नमेंट है, आप उसको भी ग्रिड के थ्रू सप्लाई कर सकते हो, उससे आपको उल्टा पैसा मिलता है। इसमें गवर्नमेंट 30% सब्सिडी ऑलमोस्ट दे रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के बारे में है, ग्रीन एनर्जी है क्योंकि इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सोलर पैनल के बाद बात कर लेते हैं। ये सोलर पैनल की स्ट्रक्चर अगर बात करें, इसमें स्टार्टिंग ऊपर में कांच जैसा मटेरियल लगा रहता है, कवर ग्लास ऊपर में रहता है, उसके नीचे ट्रांसपेरेंट एडेसिव ग्लास रहेगा, चिपकने वाला ग्लास, और फिर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग रहता है ताकि ये चमके ना, किसी की आंखों पे ना आए। यहाँ से आपकी सनलाइट आएगी, यहाँ से इसके नीचे से, यहाँ भी ट्राई जंक्शन से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वहां उसे हम बैटरी में स्टोर कहीं ना कहीं पे कर लेंगे, बैटरी में स्टोर हो जाएगी और वहां से पूरे घर में बिजली मिलेगी और घर के सारे सारे साधन उपयोग में रहेंगे। याद रखिएगा, कम से कम 12 घंटे तो हम इसे उपयोग कर ही सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे सनलाइट आती है। मोदी जी की एक स्कीम थी, वन सन वन वर्ल्ड स्कीम, एक सूर्य और एक विश्व स्कीम। उसमें क्या उनका प्लान क्या है कि अगर हम धरती को माने, धरती के अंडाकार होती है, तो इसके अभी अगर मैं मानूं कि यहाँ पे रात है, ठीक है, यहाँ नाइट है, तो कहीं ना कहीं पे इस वाले धरती के इस कॉर्नर पर यहाँ पे सुबह होगी, ठीक है, सुबह या दिन होगा, तो यहाँ तो सूरज होगा जो कि रोशनी दे रहा है। तो मोदी जी का जो प्लान है, वन सन, सॉरी, वन सन वन वर्ल्ड, इसमें उनका प्लान ये है कि एक ग्रिड बिठाई जाए, एक लाइन खींची जाए, जिसमें कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक तार रहे, ताकि जब इधर रात है तो ये लोग हमें बिजली सप्लाई करें, और जब इधर रात होगी तो हम उन्हें बिजली सप्लाई करें। इसके लिए मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका ऑफिस नोएडा में है, ये ऑलरेडी वो बना चुके हैं और इसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल है और कोशिश के लिए जारी है। ईश्वर ने चाहा तो जरूर ये मुमकिन होगा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये आपका ये है, ये आपका पैनल है। पैनल की जो लाइफ है, याद रखना, पैनल की जो पैनल का एक फिक्स लाइफ स्पान रहता है, 15 साल 10 साल, उतना आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट में सब्सिडी दे रही है 30%, अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो आप उस सब्सिडी से लगवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की, अगले न्यूज की ओर। ये आपके डेमोग्राफिक चेंज के बारे में है। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है और पॉपुलेशन कैसे ग्रो करे, हम सब डिस्कस करेंगे। दो तीन चीजें हम जान लेते हैं। पहला, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नाउ। चाइना को हम पीछे छोड़ दे, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आपका जो चाइना है, ये सेकंड नंबर पे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको दो चीज ध्यान रखनी है, 17% हम लोग टोटल पॉपुलेशन का हम लोग जनरली हमारे पास में है, ये आपको कहीं ना कहीं पे ध्यान रखना है। सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इंडिया, और एक डेमोग्राफी क्या होता है, हम ये पे डेमोग्राफी, देखिए डेमोग्राफी को हम डिफाइन करेंगे। डेमोग्राफी क्या है, ये स्टडी है किस चीज का, जनसंख्या के बारे में स्टडी है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, किसी पर्टिकुलर एरिया की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। दो तीन चीजें हैं, पहला है डेथ, डेथ और बर्थ, और माइग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, आना और जाना। याद रखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि 2011 में किसी स्थान की जनसंख्या 1100 थी और उसके बाद में 2021 में वहां की जनसंख्या 1200 हो गई, इसका मतलब पहला तो है कि इसमें सकारात्मक बदलाव हुआ है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है। दूसरा, अब क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा कि या तो यहाँ पे 100 लोग बाहर से आए होंगे, या 100 लोगों ने बर्थ लिया होगा या जन्म लिया होगा। अगर मैं बोलूं कि जो 11 थी वो 1000 हो गई, उसका ये होगा कि या तो कुछ लोग बाहर चले गए या फिर कुछ लोगों की
डेथ हो गई। याद रखिएगा, पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब अगर मैं बोलूं पॉजिटिव ग्रोथ या पॉजिटिव वृद्धि, सकारात्मक वृद्धि में बोलूं तो डेफिनेशन ये रहेगा कि जहां पे डेथ रेट कम हो जाती है, बर्थ रेट बढ़ जाती है, तो आपका वो पॉजिटिव में कहलाएगा। नेगेटिव की मैं बात करूं, नेगेटिव ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे बर्थ रेट है वो कम है और आपका डेथ रेट ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज अ साइंस जो कि स्टडी करती है जनसंख्या की, जनसंख्या के बदलाव की, जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारी स्टडीज इसमें की जाती है। डेमोग्राफी में दो पांच बातें आप और याद रखें कि आप अगर आपने देखा अपनी जितनी भी पुरानी संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति हो गया, मोहनजोदारो संस्कृति हुई, जनरली ये नदी के पास में ही बसी, क्योंकि वहां पे वाटर, ठीक है, और वाटर, कृषि के लिए पानी मिल गया, जानवरों के लिए पानी मिल गया, सबके लिए पानी कहीं ना कहीं पे वहां पे मिल जाता था। ये कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज था। तो इसका जैसे रहेगा, जितने भी जो महानगर, जैसे आप मुंबई देखो, एट अरेबियन कोस्ट, ठीक है, आप बाकी विशाखापट्टनम देखो, बे ऑफ बंगाल, आप दिल्ली देखो, एट द बैंक ऑफ यमुना, अयोध्या बैंक ऑफ सरयू, ठीक है। तो ये सारा सारा, नर्मदा, जबलपुर, तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं जितने भी नगर थे, ये कहीं ना कहीं पे नदियों के किनारे बसे, क्योंकि वहां पे उनको पानी अच्छे से मिल गया, उसके लिए किसाई कृषि और सिंचाई, उन सब के लिए उनको साधन अवेलेबल हो गया। तो इंसान का जो डेमोग्राफी है, अगर अगर हम किसी जनसंख्या की डेमोग्राफी की बात करें, तो वहां पर डेमोग्राफी चेंज के रीजन क्या है? मान लो हम लोग गांव से शहर आते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अच्छे रोजगार के साधन, या अच्छी शिक्षा, या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, कहीं ना कहीं पे ये इसका कारण है। तो डेमोग्राफी में हम यही स्टडी करते हैं कि किस तरह कहाँ की पॉपुलेशन बदलती है, पैटर्न कैसे चेंज होता है। इफ यू कम टू द डेफिनेशन, अगर हम बात करें, तो इसका वही जवाब रहेगा कि कैसे पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, कंपोजिशन कैसे बदल रहा है, ठीक है। और अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो हो गया इसके डेमोग्राफी के बारे में। अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर, देखिए आपने सुना होगा कि आप कुछ भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उसका फिर डिविडेंड मिलता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब रहता है कि कंट्री की कितनी पॉपुलेशन कमाने योग्य है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 14 साल से लेके 65 ईयर तक के लोग कमा खा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपना ये कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कैसे? तो मैं बोलूंगा कि 14 साल से कम का बच्चा और 65 साल से ऊपर का वृद्ध काम नहीं कर सकता है, वो दूसरों पे डिपेंड रहेगा। तो एज पर द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, 2035 तक हमारे पास विश्व का सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, मतलब हाईएस्ट वर्किंग एज कैपेसिटी, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हमारे पास होगी। और इसका सही सही उपयोग किया जाना चाहिए। सही उपयोग इन द सेंस कि वो लोग काम करेंगे। अभी अगर हम चाइना को देखें, तो चाइना की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, उसकी वजह से चाइना में ओल्ड एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और वो उसको स्टार्विंग कर रही है, टेंशन में चल रही है। ऑल्दो ये जो इशू है, ये हमारे भारत की भी कुछ जो एजुकेटेड लिटरेट स्टेट है उनमें भी ये इशू है। तो डेमोक्रेट डिविडेंड मतलब यही है कि कितने लोग काम करने की या वर्किंग एज में है, कितने लोग काम करने की उम्र में है, उनको हम लोग बोलेंगे क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड। और इससे हमारी कंट्री को बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम बात करें कैसे, जैसे कि मान लो बात करें तो 16 से 64 आपका क्या रहेगा? वर्किंग एज पॉपुलेशन है कुछ, ये आपको ध्यान रखना है। इनको अगर राइट एजुकेशन ट्रेनिंग और हम लोग अच्छे से सब शिक्षा देंगे, उसके बाद क्या रहेगा? इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल सिस्टम और सब अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। उसके बाद में क्या रहेगा? एम्पावरमेंट जनरेट होगी, अप्रेंटिस आएगी, जॉब अर्न होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी में इजाफा होगा, ज्यादा हम लोग कंजप्शन कर पाएंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और हमारी इकोनॉमी की बढ़ोतरी होगी और हमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मिलेगी, या इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होते जाएंगे, हमारी जीडीपी स्ट्रांग होगी। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। याद रखिएगा, वो एज ग्रुप जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है या कार्य करने योग्य है, जो कि काम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने इसमें सारे के सारे जो न्यूज़पेपर में भी खबरें थी हमने कवर कर ली है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे कुछ और चीजें या कौन कौन सी चीजें अपने इसमें ऐड करनी है। मैं सारी चीजों को कहानी जैसे सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको लेमैन, एक आम आदमी की भाषा में आपको समझा सकूं। बाकी हम दोबारा कल फिर से मिलते हैं इस लेक्चर में। अपना ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें, तैयारी अच्छे से करें और खुश रहें। I really want to convey my best thanks to the Athak sir and the director of this institute, the Future Plus classes, Dr. Gehlot, for everything, for the all valuable support. Thank you so much, sir. Thank you so much, Athak sir. See you tomorrow. Thank you so much.